Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th of October 2020। तो 30 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हमारी लिंक्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि अब हम आज या कल तक में सी सैट के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपने सी सैट की वीडियोस देखे होंगे। हमारे मैथ्स के मैम वाज मेकिंग अ वीडियो सीरीज एंड शी विल बी कंडक्टिंग द सी सैट सीरीज। सी सेट में देखो दो पार्ट होता है एक्चुअली। पहला पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा पार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स वाला, रीजनिंग वाला, एलआर वाला। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला, क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी आपको कोई नहीं करा सकता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कैसा है वो आपके नॉलेज पे, आपके परसेप्शन पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। वो क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स वाला, रीजनिंग वाला, क्वांट वाला जो पोर्शन है वो आपकी तैयारी हो सकती है। तो क्वांट जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है और रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसके लिए वी विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज, एंड जिनको इनरोल करना है वो इनरोल कर लेंगे। बाय इवनिंग वी विल बी रिलीजिंग दिस, और लगभग 40 से 50 वीडियोस बनेंगे उसमें, और आपका पूरा सी सेट जितने भी पुराने पेपर्स हैं उसका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, क्वांट वाला पोर्शन, एलआर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो दैट विल बी द थिंग विच आई विल बी स्टार्टिंग टुडे इवनिंग। आज शाम को मैं वो सीरीज लॉन्च कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू न्यूज़पेपर। पहले आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल है आज का, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। इनमें से साउथ इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से सिचुएटेड थे? ऑप्शंस आर, फर्स्ट कावेरी पट्टनम, सेकंड कोरकई, 3 मुसीरी, या 4th तोंडी। तो इनमें से कौन कौन से आपके वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में सिचुएटेड थे? ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, या 2, 3 and 4। आप मुझको लॉजिक बताइएगा कि क्यों आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया। इसका करेक्ट आंसर है C, 3 and 4। जो मुजीरी पोर्ट है और आपका तोंडी पोर्ट है, ये आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में सिचुएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ILO के बारे में स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना सही कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज फाउंडेड एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1969। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, द गवर्निंग बॉडी इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ILO एंड मीट्स 3 times अ ईयर इन जिनीवा। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 3 and 4, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी D, 1, 2 and 3। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1969, ये भी सही है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद बना था, ये भी सही है। एक ट्रिपार्टाइट बॉडी है, इट इज द ओनली UN बॉडी टू हैव अ ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। अब अगली जो वो है आपके क्वेश्चन है, वह किसान सर्वोदय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किसान सर्वोदय योजना में से कौन से स्टेट्स ने लॉन्च की? ऑप्शंस आर A, गुजरात, B, राजस्थान, C, वेस्ट बंगाल, या D, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर, ये मैंने आपको खुद अभी पढ़ाया हुआ था, किसान सर्वोदय योजना जो थी वो लॉन्च हुई थी गुजरात में। लेट मी स्टार्ट दैट ऑल्सो। एक बार मेरे को फ्लाइट मोड ऑन कर लें दो, अदरवाइज बीच में क्या है, डिस्टर्बेंस भी हो सकता है ना, इट माइट कॉज सम डिस्टर्बेंस। तो लेट्स शट दैट आउट फर्स्ट। कि तो किसान सर्वोदय योजना वाज लॉन्च्ड बाय द गुजरात स्टेट। तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस एंड 3 आंसर्स, जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब काफी इत्मीनान से एक चीज करके देखते हैं, मैप ऑफ द डे। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है मैप ऑफ द डे। तो मैप ऑफ द डे जो आज हमने लिया है वो है टर्की का मैप ऑफ द डे लिया है। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि टर्की किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। जैसे आज जो है हम टर्की का पॉलिटिकल ले रहे हैं। अगर पहले याद हो तो हमने जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल लिया, फिर जम्मू कश्मीर का फिजिकल लिया, देन हमने फ्रांस और उसके अगल बगल की टेरिटरीज देखी थी पॉलिटिकली, देन हमने फ्रांस और उसके अगल बगल की टेरिटरीज पूरी देखी, फिजिकली भी हमने देखी। तो ये 2 चीजें हो गई थी। अब आज हम देख रहे हैं टर्की का पॉलिटिकल मैप, कल हम देखेंगे टर्की का फिजिकल मैप। क्यों देख रहा हूं मैं टर्की का, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो टर्की का देखने का रीजन ये है क्योंकि टर्की और फ्रांस के बीच में इशूज चल रहे हैं। तो फ्रांस कंप्लीट हो गया, अब टर्की की बारी है। तो बीच में जो येलो वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये बीच में ये टर्की है। कैपिटल यहाँ पे अंकारा लिखा हुआ दिख ही रहा है आपको। बॉर्डर शेयर करता है, देखो ऊपर सबसे पहले ये ऑरेंज में जॉर्जिया है,
जॉर्जिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर ये नीचे आर्मेनिया के साथ भी शेयर करता है ना। आर्मेनिया पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट आता है जो, हाँ वो अजरबैजान का पॉइंट आता है। फिर ईरान के साथ पूरा बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इराक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, देखो इराक के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखो लेबनान के साथ नहीं कर रहा है, लेबनान का बॉर्डर सीरिया पे आकर ही रुक जा रहा है। लेबनान की कैपिटल जो है वो बीरत है, और सीरिया से जरूर टर्की बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टर्की ऊपर इधर तक ग्रीन में देखो ग्रीस, ये वाला रीजन जो है ये ग्रीस का है, ग्रीस के साथ कर रहा है, और ऊपर वो बुल्गारिया के साथ भी टच कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पॉलिटिकली देखें तो टर्की इधर जॉर्जिया से करता है, रशिया से नहीं करता है, आर्मेनिया से करता है, अजरबैजान से करता है, और आपका ईरान से करता है, इराक से करता है, सीरिया से करता है, लेबनान से नहीं करता है, ग्रीस से करता है, एंड बुल्गारिया से करता है, ठीक है ना। ग्रीस और बुल्गारिया से करता है। अब टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा है। ये इस्तांबुल भी आपको दिख रहा होगा, इस्तांबुल इज अ वेरी फेमस प्लेस इन टर्की, तो इसलिए इस्तांबुल भी आप देख लो कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चाहिए कि जो ग्रीस वाला रीजन है उसके पास इस्तांबुल है। अगर पूछ ले कि इस्तांबुल इज मच क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ग्रीस के साथ क्लोजर है कि जॉर्जिया के साथ क्लोजर है, क्लोजेस्ट है कि ईरान के से इराक, तो आपको लोकेशन नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कर लोगे, है ना। अडाना यहाँ पे दिख रहा, अडाना दिख रहा, और ये अंटाल्या अडाना, ये भी फेमस प्लेसेस है, इसलिए मैं आपको दिखा दूं। अगर कई बार पूछ लेता ना कि अंटाल्या कहाँ पर है, मैच द कॉलम करने में अडाना पूछ लेता है। नीचे देखो साइप्रस चल रहा है, साइप्रस का भी इशू चल रहा है। मेडिटेरेनियन सी, आपको वाटर बॉडी में मेडिटेरेनियन सी दिख रहा होगा, है ना। ऊपर आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा, तो ब्लैक सी देखो, ब्लैक सी के बॉर्डर की भी कुछ कंट्रीज आपको समझ में आ जाएगी कि रशिया बॉर्डर करता है ब्लैक सी को, जॉर्जिया बॉर्डर करता है ब्लैक सी को, टर्की करता है ब्लैक सी को बॉर्डर, बुल्गारिया करता है ब्लैक सी को बॉर्डर। तो ये आपको ब्लैक सी के कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बेसिकली वही आपको मैप में याद रखना रहेगा। टर्की का पॉलिटिकल मैप मैंने आपको दिखा दिया। टर्की बॉर्डर्स वहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, और इधर साइड ग्रीस और बुल्गारिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और उसकी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अंकारा, इस्तांबुल, और मैंने आपको बताया इधर इजमीर याद रखिएगा, अंटाल्या, अडाना, ये भी यहाँ पे दिख रहा हो ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। वाटर बॉडीज में ब्लैक सी दिखा दिया, ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज दिखाए, उधर की रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है, ये इसके ब्लैक सी के बॉर्डरिंग है, और नीचे मेडिटेरेनियन सी वाटर बॉडी आपको दिख ही रही होगी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट, बेसिकली कहना चाहिए कि जो लोकेशंस है नियर बाय टर्की, जो कि आपको याद रखनी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। न्यूज एनालिसिस में जो सबसे पहली न्यूज हम डिस्कस करेंगे वह है लोएस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च। तो अब कोविड-19 के बाद ये जब अभी एनालिसिस आया है तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोएस्ट श्रिंकिंग हुई हो इन द कोर सेक्टर। कोर सेक्टर कितने होते हैं? सबसे पहले तो आपकी चीज याद रखनी, कोर सेक्टर कितने हैं? कोर सेक्टर टोटल 8 है, जिनका जो कि लगभग 40% के बराबर IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% के अप्रॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और उसमें जो 8 है उनमें से अभी जो डेटा निकला है आफ्टर कोविड, उसमें हमको स्टील, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल के आउटपुट में ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे जो कोविड का टाइम था उस समय अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक ऐसा सेक्टर था जो कि ग्रोथ किया है, जो कि उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कम किया था, तो कौन सा था? वो फर्टिलाइजर सेक्टर था। ये भी आप याद रखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड-19 के टाइम में भी अगर कोई सेक्टर है जो कि इतना ज्यादा मतलब डाउन पे नहीं था, कॉन्ट्रैक्शन पे नहीं था, बल्कि ग्रोथ पे ही था, वो आपका सेक्टर रहेगा, वो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे देखो कोर करेक्शन बेसिकली लिखा गया, इसमें फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, इंडिया कोर सेक्टर आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 7th कॉन्सेक्यूटिव मंथ। ये जरूर सही बात है कि कॉन्ट्रैक्शन 7वीं लगातार महीने में हुआ है, बट देयर वर सम पॉजिटिव साइंस, कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिले, जैसे कि एट 0.8% द डिक्लाइन इन कोर सेक्टर आउटपुट इन सितंबर इज द लीस्ट सिंस मार्च। मार्च के बाद का ये सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन, जब केवल 0.8% कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हो। कोल 21.2, स्टील 0.9% एंड इलेक्ट्रिसिटी 3.7% रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ। इन कोल, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। सीमेंट रिकॉर्ड्स नैरोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन द 7th मंथ। सीमेंट का बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। आउटपुट हैड श्रंक 5.1% इन सितंबर 2019, सो लोअर बेस बूस्टिंग द नंबर्स। ये पॉइंट छोड़ो, मुझे भी नहीं समझ में आया कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। इंडियाज
8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर्स रैंक जस्ट 0.8%, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 8 कोर सेक्टर्स के नाम क्या है, तो लेट मी टेल यू इन डिटेल अबाउट द 8 कोर सेक्टर्स। यहाँ अपने नोट्स में मैं नोट्स पूरा बना के वेबसाइट में डाल देता हूँ, वेबसाइट temsies.com, वहाँ जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। 8 कोर सेक्टर्स हैं, वो है कोल जिसका वेटेज है 10.33%, क्रूड ऑयल वेटेज है 8.98%, देन नेचुरल गैस जिसका वेटेज है 6.88%, रिफाइनरी जिसका वेटेज है 28.04%, स्टील जिसका वेटेज है 17.92%, सीमेंट का वेटेज है 5.37%, फर्टिलाइजर वेटेज है 2.63%, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है 19.85%। तो ये 8 कोर सेक्टर्स हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे हाईएस्ट वेटेज है रिफाइनरी का, फिर है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर आता है स्टील का। तो ये टॉप 3 है। सबसे कम है फर्टिलाइजर का, याद रखिएगा सबसे कम किसका है, फर्टिलाइजर का सबसे कम है। यहां पे मैंने लिखा भी है द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइजेस 40.27%, ये 40.27% वेटेज बनाती हैं ऑफ द आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% बनाता है ये वेटेज। इसके अलावा अगर कोर इंडस्ट्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज में करेंगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, जो मैंने टॉप 3 बताए, फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कब निकलता है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर महीने एवरी मंथ पब्लिश होता है। और कौन पब्लिश करता है इसको पब्लिश करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिश करती है एवरी मंथ। तो आईआईपी को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग दिस, है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये पहली न्यूज थी जो हमने डिस्कस की। आगे मूव करते हैं, सेंटर सेट्स अप अ कमीशन टू टैकल द एनसीआर पॉल्यूशन। अब सेंटर ने एक कमीशन सेटअप किया है टू टैकल द एनसीआर पॉल्यूशन। आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ऑफ द सेंटर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उन्होंने उसका यूज किया है बेसिकली टू मेक दिस कमीशन, एंड दिस कमीशन विल बी हैंडलिंग द एनसीआर पॉल्यूशन। जो आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुरुग्राम, ये वाला जो एरिया है, यहाँ का जो पोल्यूशन टैकल करना है उसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। अब ये कमीशन बेसिकली रिप्लेस करेगा किसको, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो कंट्रोल अथॉरिटी थी, ईपीसीए। ईपीसीए का नाम आपने बहुत सुना होगा। ईपीसीए अभी तक दिल्ली के पोल्यूशन को हैंडल करती थी। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू कमीशन। जो ये नया कमीशन है जो कि आपका ऑर्डिनेंस के माध्यम से बन रहा है, दिस कमीशन विल बी रिप्लेसिंग द ईपीसीए। ये ईपीसीए को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अब ये नया कमीशन करेगा। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि इस कमीशन के मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो मेंबर्स विल बी 6 परमानेंट मेंबर्स, याद रखिएगा, लिखा है देखो 6 परमानेंट मेंबर्स विल बी देयर, है ना, ये ऐसा कर देते हैं। 6 परमानेंट मेंबर्स एंड विल बी हेडेड बाय अ फॉर्मर और इनकम्बेंट सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको हेड कौन करेगा, या तो कोई फॉर्मर या कोई इनकम्बेंट सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इसको हेड करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को भी बुलाया जा सकता है। तो दोनों को मौका है, या तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा या फिर फॉर्मर या इनकम्बेंट सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है ना। मेंबर्स इसके मिनिस्ट्रीज से भी होंगे एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट। तो मेंबर्स विल बी फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, या आप कंपोजिशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो सीपीसीबी और जो स्टेट ब्रांचेस हैं, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसकी स्टेट ब्रांचेस हैं, दे विल हैव द पावर टू इंप्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रिगार्डिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। अभी भी सीपीसीबी और स्टेट जो ब्रांचेस हैं वो रहेंगी और वो प्रोविजंस देखेंगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। लेकिन अगर केस ऑफ डिस्प्यूट होता है, इफ देयर इज अ केस ऑफ डिस्प्यूट और क्लैश ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, देन द कमीशंस रिट विल प्रिवेल। कमीशन जो बनी है उसकी रिट प्रिवेल करेगी, याद रखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो है, अगर इस वाले रीजन में जो एनसीआर रीजन है, यहाँ पे अगर सीपीसीबी और आपके कमीशन के बीच में ही कोई झड़प हो जाती है या कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो यहाँ पे कमीशन की जो बात है वो मानी जाएगी, ना कि सीपीसीबी की। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, कई लोगों ने कुछ ड्रॉबैक्स भी बताना शुरू किए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ड्रॉबैक्स तो रहते ही किसी बॉडी में। तो ऑथर ने कहा कि ईपीसीए के पास भी लगभग सिमिलर पावर्स थी। आप अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हो, क्रिटिसिज्म में एक पॉइंट लिख लेना आप लोग,
तो क्रिटिसाइज में एक प्रॉब्लम ये है कि ईपीसीए के पास भी लगभग सेम पावर्स थी। ईपीसीए वाज आल्सो हैविंग द सेम पावर्स एज ऑफ दिस कमीशन, जैसी इस कमीशन के पास है। तो कुछ नया नहीं है, हो सकता है कुछ नया ना हो, है ना। सबसे पहली बात ऑथर यही बोल रहा है कि हो सकता है कुछ नया हो ही ना। अगेन अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, इट माइट बी अगेन अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। तो ऑथर का ये कहना है, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग, द क्वेश्चन वेदर इट्स अ पॉजिटिव मूव और जस्ट अ वेस्टफुल एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक पॉजिटिव मूव है या इट इज जस्ट अ वेस्टफुल एक्सरसाइज, क्योंकि सेम पावर्स के साथ ईपीसीए ने कुछ खास नहीं किया है ना। तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि दिस कमीशन विल चेंज द थिंग्स ड्रास्टिकली, दैट विल बी टू मच ऑफ आस्किंग, है ना। तो वही वाली बात देखने की इज इट अ पॉजिटिव मूव और इज इट जस्ट अ वेस्टफुल एक्सरसाइज। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे कही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यू वर्ड। और लेट मी शो यू सम ऑफ द नोट्स एज वेल, जो मैं अलग से भी कुछ, ये तो हिंदू के अलावा भी मैं थोड़ा सा आपको अलग दिखा देता हूँ। मैंने अलग से ये देखो बना के भी रखा है, ठीक है। तो ये देखो, ये इस फोटोग्राफ में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कमीशन विल हैव चेयरपर्सन प्लस 17 मेंबर्स, ये एकदम स्पेसिफिक बता रहा हूं। कमीशन में 17 मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। सीपीसीबी एंड स्टेट जो पीसीबीज हैं, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दे विल कंटिन्यू टू डील विद द एयर पोल्यूशन, वो अपने एयर पोल्यूशन के साथ डील करते रहेंगे, ठीक है ना। हाउएवर अगर क्लैश होता है कोई इन दोनों के, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, तो कमीशन का विल प्रिवेल करेगा, देखो मैंने बता दिया। फिर इसके अलावा बिफोर सेंट्रल बॉडी हु, मतलब ईपीसीए अभी तक करती थी, अभी तक ईपीसीए करती थी। ईपीसीए सुप्रीम कोर्ट बैक्ड बॉडी थी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटीज को बोलते हैं। 1998 से काम में लगी हुई है। इट वाज मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ये मैंडेटेड थी ये, और इसको ये कहा गया था कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंस से ये बनी थी, सुप्रीम कोर्ट बैक्ड बॉडी थी, याद रखना, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन अभी भी लेना पड़ेगा, है ना। ईपीसी को आप सब्ज्यूम कर रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सर्कल में लिखा है, ईपीसीए एंड ऑल सच कमिटीज नाउ स्टैंड्स डिसॉल्व्ड विद दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस से बाकी सारी कमिटीज डिसॉल्व रहेंगे, ठीक है ना। कमीशन टू एड्रेस 3 बोर्ड इश्यूज, 3 ब्रॉड इश्यूज को डिस्कस करेगा कमीशन। मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज आफ्टर मॉनिटरिंग। तो एक तो मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर रिसर्च एंड इनोवेशन करना है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज करना है, ठीक है ना। पेनल्टी प्रोविजंस भी है, नॉन कंप्लायंस अगर आप करते हैं पोल्यूशन के साथ तो आपको इसमें पेनल्टी प्रोविजंस भी है। एंड पेनल्टी प्रोविजंस में जेल टर्म भी है अप टू 5 years और फाइन है अप टू 1 crore रुपीज। तो 5 साल का जेल टर्म भी हो सकता है और 1 crore रुपए तक की फाइन हो सकती है, या दोनों हो सकता है। अपील कैन बी मेड ओनली बिफोर एनजीटी, अपील आप केवल और केवल एनजीटी के सामने कर सकते हो। तो दीज आर द प्रोविजंस अंडर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आज की ये न्यूज आइटम, और ज्यादा हमने डिस्कस भी किया ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, कोई भी इशू इसका रह ना जाए, है ना। तो आगे मूव करते हैं। सिटीज एयर क्वालिटी डिटोरिएट्स टू वेरी पुअर कैटेगरी से सीपीसीबी। अब जैसा सीपीसीबी नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये सब चीजें करता है, वो करता रहेगा, ठीक है ना। ईपीसीए केवल डिसॉल्व होगा और उसके अलावा जो बाकी की कमिटीज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये रहेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 कैटेगरीज होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 6 कैटेगरीज में आपका गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ये कैटेगरीज हैं 6। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि मेजर किए जाते हैं, NO2, SO2, O3, CO, PM 2.5, PM 10, NH3 एंड PB। NH3 यानी कि अमोनिया, PB यानी कि लेड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन। ये आपके 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेजर किए जाते हैं। एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत 12 किए जाते हैं, जिसके अंदर बेंजीन आता है, और बेंजीन का क्वेश्चन पूछा गया था इस साल यूपीएससी में, बेंजीन पोल्यूशन का। सफर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। और इसमें बेसिकली 72 आवर्स, 72 घंटे पहले की एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग हो सकती है, और 24/7 इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स तो मेजर होता ही रहता है, 24/7 एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर होता रहता है, ठीक है ना। यहां पे देखो लिखा है, जामिया सेलिब्रेट्स इट्स सेंटेनरी। अब जामिया
मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया की सेंटेनरी ईयर यानी कि 100 साल होने का सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, 100 ईयर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया इज देयर एंड इस कारण से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। एंड ये आपको बता दूं कि बना था 1920 में। कब बना था ये बना था 1920 में, और 2020 है तो इस बिल्कुल 100 साल हो ही गए, है ना। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कोई कि ये किसने बनाया या कौन इसके फाउंडर्स थे, तो एक्चुअली बहुत लोग इसके फाउंडर थे। उसमें कुछ एक दो नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हकीम अजमल खान। आप हकीम अजमल खान का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा महमूद हसन देवबंदी, ये दो नाम मुझे याद आ रहे हैं, हकीम अजमल खान और महमूद हसन देवबंदी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम थे, है ना। जाकिर हुसैन का भी नाम आप लिख सकते हो। तो जाकिर हुसैन, हकीम अजमल खान और जो मैंने बताया महमूद हसन देवबंदी, ये 3 नाम आप याद रखिएगा। एक्चुअली जो प्रेसिडेंट थे वो महमूद हसन देवबंदी ही थे। इसके जो पहले बनाई गई थी तो 1920 में बनाई गई थी, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट्स आप याद रख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं। कोर्ट क्लोजेस डिफेमेशन केस अगेंस्ट कपिल मिश्रा आफ्टर अपॉलॉजी। तो अब कोर्ट ने डिफेमेशन केस को क्लोज कर दिया है अगेंस्ट कपिल मिश्रा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई डिफेमेशन केस है क्या, डिफेमेशन केस के बारे में कुछ तो बता दो, है ना। लेट्स स्टडी अबाउट द डिफेमेशन केस, ऑल अबाउट डिफेमेशन। तो डिफेमेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ ए इंडिविजुअल पर्सन। बिल्कुल सही बात है। आप अगर कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में गलत इंफॉर्मेशन जाती है और उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचता है, तो ये कहलाता है आपका डिफेमेशन। इंडिया में डिफेमेशन एक सिविल रॉन्ग भी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। याद रखेगा, इंडिया में डिफेमेशन इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो दोनों ही चीजें हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू लाइज इन द ऑब्जेक्ट दे सीक टू अचीव। अब एक सिविल रॉन्ग बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको फाइन लगता है, कुछ ये लगता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन किसके लिए? उसकी इमेज को रिबिल्ड करने के लिए। देन आप क्रिमिनल ऑफेंस क्यों करते हो? क्योंकि आपने ऐसा एक्ट कर दिया है जिसके कारण, जो कि इरिवर्सिबल भी कई बार माना जाता है। इरिवर्सिबल होता है, अगर किसी व्यक्ति की इमेज चली आती है तो फिर बहुत मुश्किल है कि वापस आना, ठीक है ना। तो इसके लिए 2 सेक्शन है प्रॉपर, सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत बेसिकली ये जो आपका डिफेमेशन है उसकी पूरी प्रोसेस की जाती है। डिफेमेशन जो है उसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफी डिबेट चलता है। इनफैक्ट ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं इट हैज अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग बोल सकते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा चिलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए लोग फ्रीली बोल नहीं पाते। लेकिन वहीं पे इसका काउंटर भी है कि इतना ज्यादा फ्रीली भी नहीं होना चाहिए ना। कुछ डिसेंसी और उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी कुछ कंडीशंस लगाई गई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन खुद आपको एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होना भी नहीं चाहिए, ये कुछ लोग बोलते हैं, है ना। तो सेक्शन 499 जो है वो बताता है कि क्या है आपका डिफेमेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। और सेक्शन 500 जो है वो आपका बताता है कि पनिशमेंट क्या है। तो whosoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term may extend to 2 years और विथ फाइन और बोथ। तो 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। बेसिकली केस दोनों भी हो सकता है अंडर द डिफेमेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इशू, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी नाउ। वी आर कमिंग टू द एडिटोरियल सेक्शन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, द फर्स्ट वन, जिसका नाम है द इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप इज डीपनिंग। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पूरा इंडिया और यूएस का जो डिफेंस में रिलेशनशिप है, जो कि मेंस में क्वेश्चन भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आएगा इंडिया और यूएस के डिफेंस के ऊपर, तो उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात तो अभी प्रेजेंट में क्या है, करंटली क्या चल रहा है। करंटली चल रहा है यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर और ये माइक पॉम्पियो, जो वहां के यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है माइक पॉम्पियो, वो दोनों इंडिया आए और 2+2 डायलॉग किया गया, जिसमें कि उन्होंने बेका का एग्रीमेंट साइन किया,
और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उन्होंने साइन किया, और आपका कस्टम की डेटा एक्सचेंज के बारे में, पोस्टल डेटा एक्सचेंज के बारे में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। तो ये सारी चीज़ें कुछ हुई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेका था, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि फोर्थ फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच में जो साइन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है। अब ऑथर ने सबसे पहली बात बोली है कि अगर आप इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशंस के स्टार्ट पे जाए, तो आप लोग नोट्स में भी ऐसे लिखते जाओ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ वो 1991 में किकलाइटर प्रपोजल्स, याद रखिएगा ये इसको किकलाइटर प्रपोजल बोलते हैं। ये तो ये लिखा हुआ ना, ये वाला जो यहाँ वाला जो पोर्शन है 1991 किकलाइटर प्रपोजल्स। अब किकलाइटर कौन थे? जनरल क्लॉड किकलाइटर थे उस समय, आर्मी कमांडर एट द यूएस पैसिफिक कमांड। ही सजेस्टेड एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द थ्री सर्विसेज टू प्रमोट एक्सचेंज एंड एक्सप्लोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉड किकलाइटर द्वारा किकलाइटर प्रपोजल्स आए। उन्होंने कहा कि जो तीनों कमांड्स हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, उनको अपने बीच में एक्सचेंज करना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रमोशन होना चाहिए। देन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं उनको एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है। देन उसके बाद क्या हुआ? 1995 में 1995 में एग्रीड मिनट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन वाज कॉन्क्लूडेड। तो वहां पे फिर एक मिनट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन कंक्लूड किया गया 1995 में, जिसने कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप को एक टेक्नोलॉजी ग्रुप बना करके। तो वहां समय एक टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया गया जिसने कि कहना चाहिए कि डिफेंस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इसके बाद अगर आप देखो, ऑथर ने कहा है कि जो देखो स्टार्टिंग कब हो पाई पॉसिबल, स्टार्टिंग हो पाई पॉसिबल 1991 के बाद। क्यों? क्योंकि 1991 तक तो चल रहा था कोल्ड वॉर, तब हम मूड में थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, तो हम ज्यादा डिफेंस में इस तरह से कोऑपरेशन कर नहीं रहे थे। बट 1991 के बाद हमको समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा, बेसिकली आपको कुछ इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। तो तब जाकर के आपका ये रिलेशनशिप्स बनना शुरू हुए। लेट मी दैट ऑल्सो। तो उसके बाद अब ऑथर ने आगे बोला कि द यूएस रिस्पॉन्डेड एंग्रीली इन 1998। 1998 में कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उसके बाद यूएस हम पे बहुत खुश नहीं रहता है। क्या होता है? हमने टेस्ट कर लिया पोखरण में, है ना। आप सबको पता होगा कि हमने टेस्ट कर लिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय वो थे, और उसके बीच में हमने टेस्ट कर लिया। तो इसमें भी क्या हुआ कि हमारे अगेंस्ट इंटरनेशनल कैंपेनिंग शुरू कर दी यूएसए ने, और सैंक्शंस लगा दिए। दे पुट सैंक्शंस ओवर अस एंड स्टार्टेड इंटरनेशनल कंडेमनेशन कैंपेनिंग अगेंस्ट इंडिया। ये होने लगा। फिर इसके बाद ऑथर ने को रिलेशंस का पूरा इवोल्यूशन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जसवंत सिंह जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने, और उस समय यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी थे स्ट्रोब टैलबॉट। तो स्ट्रोब टैलबॉट और जसवंत सिंह ने मिलकर के बेसिकली उस समय फिर ये सैंक्शंस को हटाने में मदद की, जो प्री कंसीव्ड नोशंस थे उनको दूर करने में मदद की। इसके अलावा जो 2005 में 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया गया। 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया गया, और इट वाज फॉलोड बाय अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। 2013 में एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया डिफेंस कोऑपरेशन का। फिर 2005 में मैंने आपको बताया कि 10 ईयर फ्रेमवर्क साइन किया गया था। 2015 में उसको रिन्यू किया गया, फिर से 10 साल के लिए वो रिन्यू किया गया। तो दीज आर द इवोल्यूशनरी स्टेप्स इन द इंडिया यूएसए डिफेंस रिलेशनशिप। इसके बाद ये सब चीजें तो हो गई। इसके बाद अब जो बेसिक 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स थे वो भी साइन कर दिए इंडिया एंड यूएसए ने। जीएसओमिया हो गया आपका, कॉमकासा हो गया, लेमोआ हो गया, बेका हो गया, आगे एक एक करके वो आएगा। तो आपको यही सारी चीजें लिखनी है, सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं इन द आंसर राइटिंग की। क्या क्या हुआ, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। 2005 में 10 साल का फ्रेमवर्क हुआ, 2015 में वो रिन्यू कर दिया गया, 2013 में एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन किया गया, ठीक है ना। ये सब चीजें तो है। फिर हम ट्रेनिंग तो करते ही हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं बहुत सारी। आपने देखा होगा कि मालाबार एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह के एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं जो यूएसए के साथ हम करते रहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी हम करते हैं। देन इंडिया और यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें ऑलरेडी इनमें इंक्लूड कर दिया है। सिविल न्यूक्लियर डील, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो सिविल न्यूक्लियर डील है। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी हमने उनके साथ कर ली। दैट वॉज अ ग्रेट पॉइंट देयर।
फिर इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि इसका केवल ये रीजन नहीं कि हम डिफेंसिवली एक अच्छा कोऑपरेशन बनाना चाहते हैं, इसका रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि अदर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई थी। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जब हुई तो हम यूएसए के काम के भी हो गए। कैसे? यूएसए के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस अच्छे होने लगे। बायलेटरल ट्रेड जो गुड्स एंड सर्विसेज का $20 बिलियन 2000 पे था, वो 140 बिलियन डॉलर 2018 में आ गया। मतलब कि 2000 में $20 बिलियन और उसका फिर 7 टाइम्स बढ़ गया वो, और $140 बिलियन हो गया इन 2018। तो 18 सालों में 7 टाइम्स मोर कहना चाहिए कि बायलेटरल ट्रेड में ग्रोथ हुई है। ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि फ्रॉम लेस देन $400 मिलियन इन डिफेंस एक्विजिशन में केवल $400 मिलियन किया जाता था इंडिया के द्वारा इन टिल 2005। यूएसए और इंडिया ने अभी तक $18 बिलियन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं। तो ये दिखाता है कि देखो, मैंने कल भी कहा था, सिर्फ बातों बातों से तो काम नहीं बढ़ता। काम बढ़ता है जब आप इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ इंडल्ज होना शुरू होते हैं। किसी भी कंट्री के साथ अगर आपको रिलेशन अच्छे करने हैं तो आपको इकोनॉमिकली इंडल्ज होना ही पड़ेगा उस कंट्री के साथ। दिस इज अ श्योर शॉर्ट फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मूव करें अगर, अब ऑथर ने कहा है कि ये जो विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि इसके पहले जैसे एक इंपॉर्टेंट विजिट हुई थी 1978 में, जब उस समय जिमी कार्टर की विजिट हुई थी। उसके बाद आपका रिलेशन शुरू होने हुए 91 में, फिर 98 में फिर गड़बड़ होने लगी, फिर 2005 से फिर रिलेशन थोड़ा ठीक होने लगे। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें ऑथर ने बताई हैं कि जो चीजें हुई। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट के जो ये रूल आया है, इसमें भी ऑथर ने उनकी तारीफ की कि ही हैज ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। कहना चाहिए कि जो हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री थे उनको ओवरकम कर दिया है। जो मेन रोल रहेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो ये रहेगा कि ही हैज ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। एंड जो उन्होंने ये लेमुआ, कॉमकासा, इनमें बहुत सारे डाउट रहते। कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर आप जब गवर्नमेंट में आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एवरीवन इज हेजिटेंट अबाउट साइनिंग एनीथिंग। साइन करने में बहुत दिक्कत होती है। किसी भी चीज को साइन करने के पहले वो 10 बार सोचेगा। बहुत ईजी चीज है तो उसको भी सोचेगा। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं, जिनके ऑलरेडी कई लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला हुआ है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उनको साइन करना इट वॉज मतलब कहना चाहिए थोड़ा टफ स्टैंड आपका दिखाता है ना। वो दिखाता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो वही चीज ऑथर ने कही कि जो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो कि आपका जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करेगा, इट इज वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट, है ना, वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट। पहला जो था वो था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। पहला कौन सा था? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जीएसओ मिया जिसको बोलते हैं। इट रिलेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ each other's military information and was signed in 2002। तो जीएसओ मिया जो था वो 2002 में साइन किया गया था। एक दूसरे की मिलिट्री इंफॉर्मेशन को ये उसकी सिक्योर करके रखते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है ना। फिर इसके अलावा हमने लेमुआ साइन किया, मैंने बताया था, लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत पोर्ट कॉल्स और पोर्ट सर्विसेज ये सब प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मान लो आपका कोई शिप, कोई प्लेन यहाँ से गुजर रहा है और उसमें फ्यूल की कमी हो गई है, तो फ्यूल भरने के लिए वो इंडिया की मदद ले सकते हैं। इंडिया भी सेम ऐसा कर सकता है। देन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉमकासा, जिसको सिस्मोआ भी कहते हैं कई लोग, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है ये 2018 में इट परमिटेड द इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को इसके लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ऑथर ने कहा कि ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द लेबल्स, मतलब कि आपको लेबल या टैग से बचना चाहिए। टैग से, लेबल से बचने का मतलब क्या है कि मतलब कोई आपको ये बोल दे कि आप तो भैया नॉन अलाइंड मूवमेंट वाला, आपके ऊपर नाम 2.0 का लेबल लग जाए, या नॉन अलाइनमेंट 2. जैसे ये लेबलिंग लग गई थी नॉन अलाइनमेंट 2.0 की। तो आपको इस तरह के तरीके की लेबलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि फिर आपके साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व होना चाहती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ योर टैग्स एंड लेबलिंग। वो चीज ऑथर ने कही है। लेकिन ऑथर ने कहा है कि इंडिया यूएस के बीच अच्छी चीज ये कि इंडिया को यूएस भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो अलायंस हो रहा है दैट इज हैपनिंग एज एन इक्वल। हम ऐसे नहीं अलायंस कर रहे हैं कि हम यूएसए से बहुत पिछड़े हुए हैं और यूएसए हम पे दया दिखा रहा है। हम उनके साथ अलायंस एज एन इक्वल कर रहे हैं। इसी कारण से यूएसए ने 2016 में हमको मेजर डिफेंस पार्टनर की उपाधि भी दी। मतलब कि मेजर डिफेंस पार्टनर हमको बनाया उसने 2016 में। तो दैट इज समथिंग वेरी मतलब अप्रिशिएबल कि हम वी आर डूइंग द एग्रीमेंट्स विद यूएसए एज एन इक्वल, नॉट एज अ जूनियर और एसोसिएट। इस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज
ये जो पोजीशन है मेजर डिफेंस पार्टनर की, इट इज यूनिक एंड इट वाज फॉर्मलाइज्ड इन द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 2017। उन्होंने इसको मतलब फॉर्मलाइज भी किया है, ना केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों में उन्होंने बोल दिया, उन्होंने इसको फॉर्मलाइज भी किया है। इसके अलावा काफ़ी हमारी हेल्प भी की है, हमने बहुत सारे एग्रीमेंट भी अरेंज, वासेना अरेंजमेंट और ये सब चीज़ें हमने ज्वाइन की। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि एनएसजी में भी हमको एंट्री मिल जाती है अगर उस समय चाइना ने इसका अपोज नहीं किया होता। तो चाइना ने अपोज कर दी, इस कारण से हमको एनएसजी में नहीं मिल पाई एंट्री, अदरवाइज वी वुड हैव गॉट द एंट्री इनटू द एनएसजी एज वेल। अब ऑथर ने कहा इसके अलावा 2018 में इन 2018 इंडिया वाज प्लेस्ड इन कैटेगरी 1 ऑफ द स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। तो हमको कैटेगरी 1 कंट्री, कैटेगरी 1 नेशंस की लिस्ट में रखा गया है इन द ट्रेड ऑथराइजेशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, जब आप कैटेगरी 1 में रहते हो तो जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट है वो इजी हो जाता है, मतलब फिर वो आपको सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज का भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी 1 में नहीं हो तो आपको सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज वो नहीं देंगे, यूएसए वाले नहीं देंगे, ठीक है ना। बट अगर आप हो उसमें कैटेगरी 1 में तो आपको फिर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज भी वो प्रोवाइड करेंगे। तो दिस वॉज द थिंग इन दिस आर्टिकल। काफी प्यारा आर्टिकल था, काफी ज्यादा डिटेल्स थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपने जहन में उतार लिया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, गैप्स इन लर्निंग। अब ये है पूरा असर रिपोर्ट जो कल मैंने आपको बताई थी, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि प्रथम एनजीओ निकालता है, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक इफ दे गेट टेक्स्ट बुक एंड रिसोर्सेज। ऑथर का जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि अगर आप उनको बुक्स देंगे और उनको रिसोर्सेज देंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन असर रिपोर्ट ने क्या बोला है कि उनको रिसोर्सेज ही नहीं मिल पाए, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ही 20% से कम थी, तो बुक्स ही नहीं मिल पाई लोगों को, रिसोर्सेज ही नहीं मिल पाए। These were the findings of the असर रिपोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रूरल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, क्योंकि जो असर सर्वे होता है वो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। रूरल डिस्ट्रिक्ट कल भी मैंने आपको बताया था, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 70% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मतलब रूरल है, वो आप रूरल डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। असर 2020 सर्वे जो है वो 26 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है बेसिकली, और उसने जो फाइंडिंग्स बताई हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्राइकिंग है और बहुत ज़्यादा डिमांड करती है कि चेंजेस लाए जाएँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिमांड करती है कि चेंजेस लाए जाएँ। जैसे कि इनरोलमेंट कम हुआ, तो इनरोलमेंट कम होने का रीज़न तो चलो मानता हूं कि कोविड-19 हो गया होगा, कोविड-19 हुआ, लेकिन एक दूसरा जो उन्होंने निकाला, देयर वाज अ स्टार्क डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड देखने को मिला। 43.6% of the students in government schools without access to a smartphone, while 67.3% of those who received learning materials in these institutions got them over WhatsApp। तो सबसे पहली बात कि 43.6% of the students in government school जो थे वो they were having no access to the smartphone, और जिनके पास था उनको जो कंटेंट मिला, जो मेन कंटेंट भेजा जा रहा था स्कूल द्वारा, वो सारा भेजा जा रहा था किसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। स्मार्टफोन उनके पास है नहीं, व्हाट्सएप में आप कंटेंट भेज रहे हो, तो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल कहाँ रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे ना। ऑन द अदर हैंड, only half the children got help with the studies at home, a third got materials from teacher, and nearly 60% used textbooks। ओके, तो only half of the children got help with the studies at home। केवल आधे बच्चे, जरा 100 लड़के हैं अगर, तो केवल 50 लड़कों को ही हेल्प मिल पाई इन द एजुकेशन, अदरवाइज 50 वर लेफ्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो ऑथर ने बोली, सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट बुक सबको प्रोवाइड करो। यू शुड प्रोवाइड मटेरियल्स टू एवरीवन। सबसे पहली चीज, घर बैठे हैं उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है और आप व्हाट्सएप पे कंटेंट भेज रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यू शुड प्रोवाइड टेक्स्ट बुक टू ईच एंड एवरीवन। जैसे इनफैक्ट मेरे घर में भी, सिंस माय मदर इज रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली, वहां पे मैंने देखा कि देवर कोविड-19 के पीरियड के बीच में भी उन्होंने बुक्स घर घर जाकर के दी हैं। तो दिस शुड हैव बीन द आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको घर जाकर के किताब देनी चाहिए थी। अगर आपको पता है कि चलो नया सेशन स्टार्ट हो गया है जून जुलाई से, तो आपको घर जाके किताब देनी चाहिए थी, बट वो एजुकेशनल मटेरियल उनको नहीं दिया गया कई स्कूलों में, इस कारण से उनको अवेलेबिलिटी नहीं रही। ऑथर ने कहा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए ना, वैसे आप हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन जब बात एजुकेशन की आ रही है तो वहां आप टेक्नोलॉजी यूज करने में पीछे हो जा रहे हैं। तो यहां पे ऑथर ने कहा कि आप एजुकेशनल वीडियोस बनाइए, जो कि भाई इतना लोगों ने यूट्यूब यूज किया, इतना लोगों ने ये सब यूज किया है, तो वो एजुकेशनल वीडियोस भी देखेंगे। तमिलनाडु एंड केरला आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट। उन्होंने तो पूरा कैरिकुलम ही वीडियो बेस्ड लेसन और इनके बीच में बना दिया। भाई आप पेनड्राइव कोर्सेज बनाइए, बच्चों को दीजिए, आप इस तरीके के यूट्यूब वीडियोस बना के बच्चों को दीजिए,
तो आपका क्यों नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल देखेंगे। सो दीज आर द थिंग, दीज आर द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो कि जरूरी है अगर आप एजुकेशन को पेनिट्रेट करवाना चाहते हो। तो दीज आर सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, एंड तभी आप 2020 को बचा पाएंगे फ्रॉम बिकमिंग अ जीरो ईयर। जीरो ईयर ना रहे अगर आप चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। सो दीज आर द थिंग्स विच वर मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो एडिटोरियल है वह है लेस पोल्यूशन मोर सॉइल फर्टिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोल्यूशन कम होगा तो सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा होगी ही। इसके लिए ऑथर ने पूसा डिकम्पोजर का एग्जांपल लिया कि पूसा डिकम्पोजर अभी रिसेंटली पूसा इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया है। ये यूज करेगा किसको, स्टबल बर्निंग को भी कम करने के लिए। मैंने बताया था ना, याद है आपको, पूसा डिकम्पोजर मैंने बताया था कि स्टबल को क्या करेगा, ये डिकम्पोज करता है, ना कि ये उसको बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूसा डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देता है डायरेक्टली, है ना। तो ये इसका टेस्टिंग चल रहा है ऑलरेडी। तो ऑथर ने वही कहा कि अगर पूसा डिकम्पोजर सक्सेसफुल रहता है इन टैकलिंग द स्टबल बर्निंग तो एक फार्मिंग रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टबल बर्निंग को ना केवल वो रोक रहा है, दूसरा वाला पोल्यूशन तो कम कर ही रहा है, दूसरा वो उसको डिकम्पोज करके मैन्योर और फर्टिलाइजर में भी कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑथर ने कहा कि बेसिकली जो स्टबल बर्निंग का स्टार्टिंग हुआ, जो स्टबल बर्निंग की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन से, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग से। ओके, सो दिस स्टार्ट टुक प्लेस with your green revolution and your mechanized harvesting techniques. Okay, जब मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब आपका स्टबल बर्निंग स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये चीज बताई है, स्टबल बर्निंग इज अ प्रैक्टिस प्रिडोमिनेंटली बाय द फार्मर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो प्रोसेस है स्टबल बर्निंग की, इट इज प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। It releases harmful gases including nitrogen oxide and carbon monoxide into the atmosphere, जो है ना NO2 और CO, ये दोनों गैसेस इसमें निकलती हैं। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का कहना है, इन 2019 द एयर पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज 20 टाइम्स हायर देन द सेफ थ्रेशोल्ड लेवल। जो सेफ थ्रेशोल्ड WHO ने मेंशन किया है उससे 20 गुना ज्यादा पोल्यूशन था न्यू दिल्ली में और जो एसोसिएटेड एरियाज हैं वहां के। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट है पोल्यूशन का इन दीज एरियाज, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा रीजन है। स्टबल बर्निंग एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 188। ये भी याद रखिएगा कि स्टबल बर्निंग ऐसी कोई चीज नहीं, इट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, है ना। एंड प्रिवेंशन एंड द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो जो CPCB का एक्ट है आपका, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और आपका इंडियन पीनल कोड उसके सेक्शन 188 के तहत ये एक ऑफेंस है। अभी आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वन मैन कमेटी बनाई जाएगी, जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी, जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी बनाई जाएगी। और ये कमेटी जो है ये देखेगी आपका बेसिकली स्टबल बर्निंग को मॉनिटर करेगी, एक्टिविटीज को पंजाब हरियाणा यूपी एंड इन रीजन्स में, पंजाब हरियाणा यूपी वाले रीजन्स में स्टबल बर्निंग को मॉनिटर करने के लिए मदन बी लोकुर कमेटी बनाई जाएगी, जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी। तो ऑथर ने इसका भी नाम दे दिया। तो ये सारी चीजें आप याद रखेगा। और अब कल की न्यूज मैंने आपको बताई दी कि एक नई कमीशन बनाई जा रही है जो कि EPCA को भी रिप्लेस कर देगी, ये सारी चीजें करेगी। सो दीज आर सम स्टेप्स टेकिंग प्लेस। अब गवर्नमेंट सीरियसली इसको ले रही है कि इस पोल्यूशन को किसी तरीके से रोका जाना जरूरी है। पूसा डिकम्पोजर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये क्या कंप्लीट करेगा। ये करेगा बेसिकली ऑप्शन टू श्रेड द स्ट्रॉ, स्प्रे अ सोल्यूशन कंटेनिंग द फंगल स्ट्रेन्स। इसके ऊपर एक सोल्यूशन डाला जाएगा, पूसा डिकम्पोजर में एक सोल्यूशन डाला जाएगा जो कि फंगल स्ट्रेन्स का बना होगा। फिर वो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा। जब वो डिकम्पोज करेगा तो न केवल वो एयर पोल्यूशन को रोकेगा बल्कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको बता दी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी एज वेल। यशवर्धन लाइकली टू बी द नेक्स्ट CIC, जो नए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो कमिश्नर है, वो आपके सॉरी फॉर दैट। तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक है नहीं मेरी अभी, बट मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू इज समथिंग विच आई एंजॉय। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाने में। न केवल मुझे नॉलेज मिलता है बल्कि मैं आपके साथ जो समय स्पेंड करता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड थ्रू आउट द डे। सो आई एम सॉरी अगर आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, बट आई विल ट्राई टू गेट वेल सून वेरी। तो आगे मूव करते हैं नाउ, लेट्स सी दैट अगेन।
मैंने आपको न्यूज़ जो बताई है वो है CIC नए होने वाले हैं जिनका नाम है अपने यशवर्धन। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इनका नाम है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ही विल बी द न्यू CIC। तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं RTI एक्ट 2005 का और RTI रूल्स 2019 का। लेट्स कंपेयर द RTI एक्ट ऑफ 2005 एंड RTI रूल्स ऑफ 2019। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि अभी CIC की पावर्स थोड़ा सा डिसॉल्व की गई थी। कैसे डिसॉल्व की गई थी? जैसे पहले जो था 2005 का RTI एक्ट था, उसमें ये था कि CIC एंड IC जो है दे विल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। उनका टर्म पहले 5 साल का था। RTI रूल्स 2019 के तहत जो CIC एंड IC है उनका जो टर्म रहेगा दैट विल बी फॉर द 3 ईयर्स। उनका टर्म 3 सालों के लिए रहेगा, तो टर्म घटा दिया गया। देन सैलरी में पहले ये था कि द सैलरी ऑफ CIC एंड IC इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 2,50,000 पर मंथ है। ओके, 2,50,000 पर मंथ लगभग इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पे की जाती, उतनी थी, है ना। लेकिन देखो फिक्स नहीं की गई थी, वो कहा गया था कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अब क्या कर दिया, फिक्स कर दी गई है, वो भी 2,25,000 पर मंथ पे, ठीक है ना। CIC एंड IC की सैलरी जो है वो 250 और 2,25,000 में थोड़ा घटा भी दी गई है, ठीक है। तो यहां पे ऑथर ने ये चीज कही है। तो दिस इज बेसिकली देयर एंड जो इनका टेन्यर है, न केवल टेन्यर घटाया गया है बल्कि इसके साथ इनका वो भी घटाया गया है, क्या, सैलरी भी। तो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग, ये आपको याद रखना चाहिए एंड आई होप आपको याद रहेगा। बाकी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी किए गए थे एंड दीज अमेंडमेंट्स आर देयर, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप इनके अमेंडमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार जब वेबसाइट में आप आएंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। लेट्स सी दैट एज वेल। इंडिया अपसेट बाय कश्मीर डिपिक्शन ऑन सऊदी नोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है कि सऊदी अरेबिया ने अपनी एक नई 20 की नोट, 20 रियाल की नोट रिलीज की है और उस जो नोट है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन किया गया दैट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन। कश्मीर को एज अ सेपरेट एंटिटी दिखाया गया है इन बिटवीन योर पाकिस्तान एंड इंडिया। मतलब पाकिस्तान का जो पीओके वाला रीजन पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया एंड दे मिस्ड आउट द कश्मीर रीजन फॉर इंडिया एज वेल, है ना। अब एक्चुअली में क्या था कि G20 नेशंस को इन्होंने डार्क किया है, जो इनकी 20 की नोट है, ये देखो आपको दिख रहा होगा 20 सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने ये रिलीज किया 20 रियाल की नोट और इंडिया ने इसको बिल्कुल सख्त शब्दों में कहा है कि इट इज अ ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉवरेन टेरिटरी, इट इज द ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉवरेन टेरिटरी। मुझे तो लगता है कि इनके साथ देखो आपको अपने स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए और दूसरी चीज आपको एक्ट करना चाहिए रादर देन सेइंग अगेन एंड अगेन। इस तरीके की जो घटिया हरकत जो की गई है सऊदी अरेबिया के साथ, इसके लिए सिर्फ उनको इस तरह से बोलना कि ऐसा गलत है, ये गलत है, उनको स्ट्रिक्ट रिप्रिमांड करना चाहिए। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है। यू कैन मूव विद मी। What is behind the spat between टर्की एंड फ्रांस? अब टर्की एंड फ्रांस के बीच में क्यों इतनी लड़ाई चल रही है? तो एक्चुअली टर्की एंड फ्रांस के बीच में लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि अभी रिसेंटली जो फ्रांस है उसने चार्ली हेब्डो नाम की वहाँ पे एक कहना चाहिए सैटारिकल मैगजीन है जिसको चार्ली हेब्डो नाम की, जिसको सपोर्ट किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का मिस रिप्रेजेंटेशन किया था कैरिकेचर्स के फॉर्म में। इसके पहले 2015 में भी वहां पे अलकायदा का अटैक हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली चार्ली हेब्डो के ऊपर। तो उन्होंने कैरिकेचर्स के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ उन्होंने किया है एंड फ्रांस ने क्या किया, दे सपोर्टेड दैट एंड उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो कैरिकेचर मेकिंग है दैट इज द वे ऑफ फ्रांस, वो वे ऑफ फॉर फ्रांस है। सो फॉर दैट रीजन टर्की ने इस तरीके से अभी उनके अगेंस्ट कहना शुरू कर दिया है ना, प्रोटेस्ट। लेकिन ऑथर ने कहा कि ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, जियोपॉलिटिकल एंगल भी इसके साथ रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब से मिस्टर एर्डोगन जब से आए हैं टर्की में, ही वांट्स टू इन्फ्लुएंस, मतलब वो ज्यादा चाहते हैं कि जो ऑटोमन टेरिटरीज थी उनका इन्फ्लुएंस बढ़े ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। एंड फ्रांस हैज स्टूड इन इट्स वे, फ्रांस बार बार इसका अपोज कर रहा है। जैसे कि लीबिया में टर्की ने ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट को बैक किया तो फ्रांस ने टोब्रुक बेस्ड पैरेलल गवर्नमेंट को करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सेम वहां पे मेडिटेरेनियन में जब टर्की ने लॉन्च किया गैस एक्सप्लोरेशन मिशन तो वो वहां पे फिर क्लैश हो गया ग्रीस एंड साइप्रस के साथ, तो फ्रांस ने फिर इधर इनकी मदद करना शुरू की, टर्की के अपोजिशन में जाकर के मदद शुरू कर दी, ठीक है ना।
तो इस तरीके की चीजें, मतलब फ्रांस कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है, अपोज कर रहा है टर्की जो भी काम कर रही है उसका। दूसरी चीज, ये एक रीजन है, जियो पॉलिटिकल एंगल है बेसिकली, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्पैट बिटवीन फ्रांस एंड टर्की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखना, आगे यूज कर लेना कभी भी अगर आपको लिखने के लिए आए। आरबीआई टू इशू फ्रेश सीडीएस नॉर्म्स सून। सीडीएस क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। लेट मी टेल यू द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एक पर्सन एक्स है, इसने किसी का बॉन्ड खरीदा, इसने किसी का क्या खरीदा? लेट मी टेल यू, बॉन्ड बी खरीदा। अब जब ये बॉन्ड इससे लिया इसने और इसको पैसे दिए, मनी दिया, ठीक है, बॉन्ड में लिखा था कि भाई मैं आपको 10 साल बाद पैसे, 10 ईयर्स के बाद मैं आपको पैसे चुका दूंगा 3% इंटरेस्ट पे, ठीक है। एक्स को लग रहा है, मान लो कि देयर इज अ रिस्क इन दिस, अगर एक्स को लगता है कि इसमें कुछ रिस्क है, मींस एक्स ने बी का बॉन्ड ले लिया और उसको पैसे दे दिए, मनी वॉज गिवन टू बी फ्रॉम एक्स, एक्स टुक द बॉन्ड, बॉन्ड मतलब एक पीस ऑफ पेपर, बॉन्ड तो एक पीस ऑफ पेपर, इसमें लिखा रहता है कि भाई मैं फला फला ईयर सालों के बाद फला फला रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो वो चीज यहां पे हुई। तो ऑथर ने सीडीएस में क्या होता है कि अगर एक्स को लग रहा है कि देयर इज अ रिस्क, ये पैसा रिस्की है, मतलब हो सकता है ये लॉस हो जाए, तो ये क्या करेगा? इसको इंश्योर करवा लेगा, इंश्योर करा लेगा प्रोटेक्शन सेलर से। इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन सेलर बोलते हैं, जिस व्यक्ति को, मतलब ये थर्ड इंडिविजुअल रहेगा वाई के नाम से। सपोज वाई बोलेगा ठीक है, काम करो, मुझे तुम प्रीमियम पे करते जाओ, प्रीमियम पे करते जाओ, मतलब जितना पैसा तुमने इसका दिया उसका 1% प्रीमियम पे करते जाओ, 1% पे करते जाओ। अब प्रीमियम पे करो 10 सालों तक के लिए। अगर 10 सालों बाद ये व्यक्ति डिफॉल्ट कर गया तो मैं तुम्हें पूरा पैसा चुकाऊंगा, चाहे प्रीमियम पैसे से ज्यादा हो या ना हो। तो ये चीज होती है आपका क्रेडिट, जो आप इस तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो करते हैं, सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, मतलब आपने जो पैसा दिया है अगर आपको लग रहा है कि वो सेफ नहीं है, मतलब वो रिटर्न लॉस हो सकता है, पैसा नहीं मिलेगा, मतलब वो रिस्की पैसा चला गया है, तो आप उस तरीके का एग्रीमेंट कर सकते हो जिसमें कि आप किसी तीसरी एंटिटी को वो 1% इंटरेस्ट में उसको प्रीमियम पे करते जाओ और वो आपको उसके बदले में, उसके एवज में वो आपको पे कर देगा, है ना। वो उसके एवज में अगर आपका पैसा लॉस होता है, अगर आपको लॉस नहीं होता तो उसको पैसा मिल जाएगा फ्री फंड का। तो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहलाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो आगे मूव करते हैं अपन, और थोड़ा सा कुछ जो अलग से नोट्स मैंने बनाई है वो बताता हूं। तो यहां मैंने रिवीजन भी करा देता हूं, चलो रिवीजन का क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। मैप ऑफ द डे में टर्की का मैप दिखाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि टर्की जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, इधर ग्रीस और बुल्गारिया के साथ टच कर रहा है। वाटर बॉडीज में ब्लैक सी और नीचे मैंने आपको मेडिटेरियन बताया। सेंटर कमीशन ने बनाया, सेंटर ने नया एनसीआर पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए, ये बताया। परमानेंट बॉडी रहेगी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 5 स्टेट्स इनकम्पास करेगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। पावर्स मैंने बता दी कि इसके पावर्स रहेंगे टू कोऑर्डिनेट एक्शन अमंग द स्टेट्स, फिर फाइन लगा सकता है 1 करोड़ तक की, 5 साल तक का पनिशमेंट भी मिलते सकता है। फिर इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप्स बना सकता है ताकि स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन हो। कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दिया कि 17 मेंबर होंगे, 1 चेयरपर्सन होगा, ठीक है ना। बाकी जो ईपीसीए है वो सबस्यूम हो गई है, बाकी कमिटी सबस्यूम हो गई है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा सीपीसीबी और एसपीसीबी जो है वो काम करते रहेंगे, लेकिन अगर कभी क्लैश होता है तो कमीशन का विल प्रिवेल करेगा। डिफेमेशन मैंने आपको पूरा बता दिया, सेक्शन 499, सेक्शन 500। कश्मीर का इशू बता दिया जो सऊदी के रियाल नोट में आया है। G20 कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया, तो G20 कंट्रीज की लिस्ट भी देख लो। अर्जेंटीना, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कनाडा, इटली, टर्की, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, मेक्सिको, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये G20 के मेंबर्स हैं। एक न्यूज ये थी कि न्यू कोरल स्पीशीज डिस्कवर की गई है ऑन द सीबेड मार्क्ड फॉर डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग के लिए जो सीबेड मार्क किया गया था वहां पर एक नई कोरल स्पीशीज डिस्कवर की गई है। अब ये डिस्कवर हुई है पैसिफिक ओशियन में,
इन द मिनरल रिच प्राइम क्रस्ट जोन, मिनरल रिच प्राइम क्रस्ट जोन है, वहां पर ये डिस्कवर की गई है। मारियाना ट्रेंच से हवाईयन आइलैंड्स के बीच का रीजन है, मारियाना ट्रेंच से लेकर के हवाईयन आइलैंड का। तो लेट मी शो यू द मैप एज वेल। यहाँ बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा, मारियाना ट्रेंच दिख रहा है जहां पे गुआम, चैलेंजर डीप और सिरेना डीप दिख रहा है। तो सिरेना डीप, चैलेंजर डीप, ये भी पॉइंट्स याद रखेगा। चैलेंजर डीप, सिरेना डीप, गुआम और मारियाना ट्रेंच एक ही जगह पे पैसिफिक में लोकेटेड है। और ये आपको हवाई दिख रहा होगा फिर, है ना, हवाई दिख रहा है। और नीचे आपको ये कर्माडेक ट्रेंच भी दिख रहा होगा, कर्माडेक ट्रेंच भी याद रखेगा। अब ये माइनिंग की बात आ गई तो मैं थोड़ा बता दूं कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में बना था अंडर द अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत बना था, जो कि डीप सी माइनिंग का काम करता है। इंडिया को लाइसेंस दिया गया था पायनियर इन्वेस्टर का इन 1987, मतलब कि डीप सी माइनिंग के लिए 1987 में ही उनको 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया गया था, ठीक है ना। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया था फॉर द जो आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, पीएमएन नोड्यूल बोलते हैं उसको, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए 1987 में दे दिया गया था। 2002 में इंडिया ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट आईएसए के साथ फिर से, और 50% सीबेड एरिया जो उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है ना, मतलब 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने रिटेन किया और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सरेंडर कर दिया कि वहां पे कुछ नहीं है, वहां हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी डिटेल्स आपको पढ़ने तो ये ऑल्सो रीड में लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ लेना, ठीक है ना। कोरल रीफ टॉलर देन आईफिल टावर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। वह ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ एक जो आईफिल टावर से बड़ी है उसका एक अलग से पार्ट मिला है, 500 मीटर टॉल है, 1.5 किलोमीटर वाइड है, ये मिला है। ये किसने कहा है? क्वींसलैंड में एक स्मिड ओशियन इंस्टीट्यूट है, स्मिड ओशियन इंस्टीट्यूट, उसने कहा है, ठीक है ना। एक्चुअली सुबेस्टियन नाम का एक अंडर वाटर रोबोट है जो कि यूज किया गया था, सुबेस्टियन लिखा हुआ ना, सुबेस्टियन नाम का अंडर वाटर रोबोट है जिसका यूज किया गया था और ये कोरल डिस्कवर किया गया। चाइना इज द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब माइक पोम्पियो का कहना है कि चाइना जो है बहुत बड़ी थ्रेट है टू द रिलीजियस फ्रीडम। क्यों? क्योंकि उन्होंने उइघुर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। उइघुर जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। नहीं, नॉट सॉरी फॉर दैट, इरेज दिस फैक्ट फ्रॉम योर मेमोरी, ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया है जहां पे वर्ल्ड की बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, रिसाइड करती है। उइघुर एक मुस्लिम माइनॉरिटी है जो कि चाइना के जिंजियांग प्रोविंस में रहती है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर रेड वाला रीजन है ना, ये जिंजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन बनाने की मांग चल रही है यहाँ पे, किसको? जिंजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन बना दिया जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे उइघुर्स का कहना है कि कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया, हमको सेपरेट एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उइघुर्स ने कही है और यही इशू है कि वो अलग से अपना ऑटोनॉमस रीजन चाहते हैं। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मैंने आपको बता दिया। दीज वर द न्यूज आइटम्स फॉर द डे। इंडिया फ्रांस का स्पैट भी मैंने आपको बताया। तो दीज वर द न्यूज आइटम्स फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।